सो वेरी वंडरफुल गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज फिर से हम लोग एक बार मिल रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग के एक नए सेशन में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आइए आज हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जब एक कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में उतरता है या जब एक कंपनी फॉरेन मार्केट सिलेक्ट करने की कोशिश करता है तो कौन से फैक्टर्स है जिसके बेस पर वो कंपनी उन मार्केट को सिलेक्ट करता है या उन मार्केट को एनालाइज करता है। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनेंट्स to foreign market, it means in simple terms it is the factors that affect the decision regarding entry in international market। कौन से इंटरनेशनल मार्केट में आपको उतरना है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट द गुड्स, you can export in any of the nation of the world, but which nation's market is best for your product, which nation market will give you extreme benefit, which nation's market will lead to lower competition। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर हमारा डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है। तो आइए दोस्तों इसी चीज़ को आज हम लोग देखते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। अगर आपको लेक्चर के बीच में कोई भी डाउट है, यू नो वेरी वेल, ईमेल आईडी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज एंड व्हेन यू वांट। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। या सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन मार्केट क्या कहा गया, द एक्सपोर्टर मस्ट कंसिडर सर्टेन फैक्टर टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट फॉरेन मार्केट। जब भी आप एप्रोप्रिएट फॉरेन मार्केट की बात कर रहे हो, एप्रोप्रिएट फॉरेन मार्केट मतलब वो मार्केट जो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली हो, जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। तो गाइज जब भी कोई भी एक्सपोर्टर सिलेक्ट करना चाहता है एप्रोप्रिएट मार्केट, तो कुछ फैक्टर्स है जो उसको कंसिडर करने पड़ते हैं, कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर उसको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये फैक्टर अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करते हैं सिलेक्शन ऑफ फॉरेन मार्केट। जो भी आपका फॉरेन मार्केट सिलेक्शन है उसके ऊपर इन फैक्टर्स का डेफिनेटली इन्फ्लुएंस जो है वो होने वाला है। कौन से फैक्टर हैं, कैसे कंसिडर किए जाते हैं, दैट वी हैव टू सी वन बाय वन। मैं आपको यहाँ पर 10 से 12 फैक्टर्स बताऊंगा। एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न फॉर TY BCom 7.5 मार्क्स के लिए आप मैक्सिमम 8 पॉइंट जो है वो लिखने वाले हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंपटीशन। Guys, now you know very well, in today's era, the today's era is called as globalized era. We are talking about the globalization. We are living in a globalized world. तो अभी होता क्या है कि आपके जो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने ट्रेड बैरियर्स खत्म कर दिए हैं। नेशनल बाउंड्रीज एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न एज नो मीनिंग। नेशनल बाउंड्रीज से कोई मतलब नहीं रह गया। आप किसी भी देश में जाकर बिजनेस कर सकते हो, कोई भी देश की कंपनी आपके देश में आकर बिजनेस कर सकती है। इस लिबरलाइजेशन और इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से अल्टीमेटली ड्यू टू दिस ग्लोबलाइजेशन ओवरऑल हुआ क्या है, देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन इन ओवरसीज मार्केट। ओवरसीज का मतलब होता है इंटरनेशनल मार्केट। तो क्योंकि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रह गया, ग्लोबलाइजेशन का एरा है, कोई भी कहीं भी जाकर बिजनेस कर सकता है। अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट आपके कंपटीशन पे हुआ है। कंपटीशन जो है वो बहुत बढ़ गया है। यही रीजन है कि कहा जाता है एक्सपोर्टर मस्ट बी सिलेक्टिव। एक्सपोर्टर जो है सिलेक्टिव होना चाहिए। गाइस कोई भी मार्केट में आप ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं एंटर करोगे। बिफोर एंटरिंग इनटू अ मार्केट, what you have to do, you have to analyze the competitive level of that particular market। उस मार्केट का कंपटीशन लेवल क्या है, उस मार्केट में जो कॉम्पिटिटर हैं वो कैसे हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नॉर्मली आप अगर आप नए एक्सपोर्टर हो, अगर आपके पास में ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, तो इन दैट केस आपके लिए बेनिफिशियल क्या है कि आप ऐसा मार्केट कंसीडर करो जहाँ पर कॉम्पिटिटर जो है वो लेस एग्रेसिव है। लेस एग्रेसिव मतलब कॉम्पिटिटर का उतना ज़्यादा आप कह लीजिए एग्रेशन नहीं है, कॉम्पिटिटर उतना ज़्यादा वेल परफॉर्म्ड नहीं है। तो ऐसे में आप सर्वाइव कर जाओगे। तो गाइज अगर आप एक छोटी कंपनी हो या कह लीजिए न्यू एक्सपोर्टर हो जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ज़्यादा स्ट्रैटेजीज नहीं है, ज़्यादा मैनेजमेंट नो हाउ नहीं है, तो बेटर है आप एक ऐसा कंट्री सिलेक्ट करो जहाँ पर कंपटीशन कम हो। ऑन द अदर हैंड अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो देन आप कंपटीशन जो है वो फेस कर सकते हो। तो नॉर्मली नई कंपनी के लिए यही सजेशन है कि वो मार्केट सिलेक्ट किया जाए जहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है। यू शुड अवॉइड द कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब होता है बहुत मैक्सिमम लेवल ऑफ कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। सो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट, कंपटीशन। बिसाइड दिस सेकेंड पॉइंट जो हमारा है दैट इज़ द कस्टमर। Guys, we are studying the subject of export marketing। Marketing is only mean for customer। जब आप marketing की बात करते हो,
ये कहा जाता है द एंटायर बिजनेस इज मीन फॉर कस्टमर, बिजनेस शुड बी कस्टमर सेंट्रिक, यानी कि आपका बिजनेस जो है वो कस्टमर के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, कस्टमर की ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली आपका बिजनेस जो है वो होना चाहिए। तो यही कहा गया है कि जब आप एक्सपोर्ट मार्केट, दोस्तों कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो बेस होता है, तो कस्टमर को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहा गया, एक्सपोर्टर में कंसीडर द नेचर ऑफ कस्टमर इन ओवरसीज मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में आपके जो कस्टमर है उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके नेचर क्या है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इन सर्टन मार्केट स्पेशली इन डेवलप कंट्रीज कस्टमर आर प्राइस, देखिए मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ। जब भी आप कस्टमर की बात करते हो, कस्टमर के नेचर की बात करते हो, आपने देखा होगा कुछ कस्टमर ऐसे हैं स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के जो आप कह लीजिए जो पीपल है, जो या जो सिटीजन है, दे आर क्वाइट प्राइस सेंसिटिव, वो थोड़े से प्राइस सेंसिटिव होते हैं, तो वो हाई प्राइस प्रोडक्ट कभी भी नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर आप कुछ डेवलप कंट्रीज की बात करो लाइक बेल्जियम है, फ्रांस है, कनाडा है, तो यहाँ के जो कस्टमर है दे आर नॉट अ प्राइस सेंसिटिव। तो जैसे आपके कस्टमर होंगे उसके अकॉर्डिंगली ही आप रिएक्ट करोगे। सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ, कह लीजिए इफ द एक्सपोर्टर इज सेलिंग लो प्राइस प्रोडक्ट, अगर आप लो प्राइस प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कम प्राइस वाला प्रोडक्ट, तो आप डेवलपिंग कंट्री के मार्केट को टारगेट करोगे। अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, हाई प्राइस प्रोडक्ट, तो आप डेवलप कंट्री को टारगेट करोगे। तो सीधी सी बात है, जैसा आपका कस्टमर है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मार्केट जो है वो सिलेक्ट करना है। आपके टारगेट प्रोडक्ट के लिए टारगेट कस्टमर कौन है, वो किस मार्केट में है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। मेरा प्रोडक्ट बहुत बेटर क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी का है, डेवलपिंग कंट्रीज में मैं नहीं इशू कर सकता, क्योंकि वहाँ के जो प्रोडक्ट है उनको, वहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बारी आती है इंपोर्ट रेगुलेशन। गाइज इंपोर्ट रेगुलेशन इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्मली आप जब भी किसी कंपनी को सिलेक्ट, जब भी आप किसी कंट्री को सिलेक्ट कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड, आप ये कोशिश करते हो कि ऐसे कंट्री में ट्रेड किया जाए जहां पर इंपोर्ट रेगुलेशन बहुत ही सिंपल हो, ताकि वहां के लोग आपके प्रोडक्ट का डिमांड कर सके। तो यही कहा गया कि एक्सपोर्टर में कंसिडर द इंपोर्ट रेगुलेशन इंक्लूडिंग द कस्टम फॉर्मेलिटीज while considering the selection of overseas market। तो जब भी आप ओवरसीज मार्केट सिलेक्ट कर रहे हो, कस्टम फॉर्मेलिटीज़ क्या है, अदर फॉर्मेलिटीज़ क्या है, फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग रेगुलेशन क्या है, फॉर्मेलिटीज़ अदर फॉर्मेलिटीज़ क्या है मार्केट से रिलेटेड, सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे मार्केट जहां बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए टाइट रेगुलेशन है रिगार्डिंग द इम्पोर्ट, आपको ऐसे मार्केट में एंटर नहीं होना है। क्योंकि गाइज ऐसे में क्या होता है, लॉट ऑफ मनी, एफर्ट एंड टाइम इज वेस्टेड फॉलोइंग द फॉर्मेलिटीज़ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ऐसे मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह फॉलो करने में आपका काफ़ी पैसा जो है वो डूब जाएगा, आप कह लीजिए। हाउएवर अगर कह लीजिए इट इज़ नोटेड दैट डिस्पाइट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ द एक्सपोर्टर में कंसिडर सच मार्केट ड्यू टू डिमांड पोटेंशियल। लेकिन देखिए ये देखा गया है कि अगर मार्केट में सच में बहुत ज़्यादा डिमांड है तो फॉर्मेलिटीज़ हैं तो भी आपको एंटर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखिए अगर एक ऐसा मार्केट है जहाँ बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है और डिमांड भी कम है, तो ऐसे मार्केट, या सॉरी गाइस, तो अगर कोई ऐसा मार्केट है जहाँ पर डिमांड भी कम है बट कह लीजिए फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे मार्केट को अवॉइड करना ही आपके लिए बेहतर है, समझ लीजिए आप। सो दैट इज़ द इम्पोर्ट रेगुलेशन। उसके बाद बारी आती है साइज ऑफ मार्केट की। दोस्तों मार्केट कितना बड़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर सिलेक्टिंग द मार्केट। क्या कहा गया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट factor to be considered because size of the market can be measured in the terms of demand potential in current as well as future। गाइस जब आप बात करते हो साइज ऑफ मार्केट, तो मार्केट का साइज कितना बड़ा है ये एरिया ऑफ मार्केट पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ कस्टमर के एंड पोटेंशियल कस्टमर के ऊपर। पोटेंशियल कस्टमर मतलब वो कस्टमर जो अभी तो आपके नहीं है बट आगे चलकर हो सकते हैं। तो डिमांड पोटेंशियल क्या है फ्यूचर में, और करंट और फ्यूचर में कितना डिमांड क्रिएट हो सकता है, इसके बेस पर आप मार्केट का अंदाज़ा लगाते हो, साइज ऑफ मार्केट आइडेंटिफाई करते हो। नॉर्मली आप ऐसे मार्केट को टारगेट करते हो जिसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पर डिमांड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, करंट हो या फ्यूचर हो। फॉर एग्जांपल कुछ इमर्जिंग इकोनॉमिक्स हैं, लाइक कह लीजिए चाइना है, साउथ अफ्रीका है, रशिया है, ब्राज़ील है। इंडिया के लिए ये सारे जो मार्केट है ये पोटेंशियल, यहाँ पर आप कह लीजिए डिमांड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, या कह लीजिए इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो नॉर्मली इंडियन एक्सपोर्टर जो है वो इन मार्केट को कंसिडर करेगा।
सो दैट इज द साइज ऑफ मार्केट। फिर बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। दोस्तों बात ऐसी है कि नॉर्मली आप जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फाइनल कंज्यूमर को गुड्स आप सेल नहीं करते। फाइनल कंज्यूमर तक जो गुड्स पहुंचता है वो आपके द्वारा नहीं पहुंचते हैं। एक चैनल ऑफ इंटरमीडिएट होता है, आपको भी याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टर्म। प्रोड्यूसर होता है, फिर होलसेल होता है, फिर रिटेलर होता है और फिर फाइनली कंज्यूमर होता है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत सारे डीलर्स है आपके, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपके बिहाफ में काम करते हैं। तो नॉर्मली जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट सिलेक्ट कर रहे हो, आपको ऐसा इंटरनेशनल मार्केट सिलेक्ट करना है जहाँ पे प्रॉपर और इजी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अवेलेबल हो, कह लीजिए आप। यानी कि आपके जो इंटरमीडियरीज है वो इतने परफेक्ट हो अपने काम में, जहाँ पर आपके जो इंटरमीडियरीज है वो कह लीजिए प्रॉपर एक्टिविटी परफॉर्म करके कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, और साथ ही साथ आपको बाकी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हो। लाइक कह लीजिए आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना ज़रूरी है। क्या कहा जाता है, मार्केट दैट ऑफर द गुड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रेड्यूस द बर्डन ऑफ एक्सपोर्टर। क्या कहा गया कि अगर एक मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है तो एक्सपोर्टर का बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि फिर उसका प्रोडक्ट आसानी से सेल हो पाता है। सो दैट इज अबाउट द साइज ऑफ मार्केट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ आफ्टर सेल सर्विस पर्सोनल। मैं इसके पहले कि पॉइंट स्टार्ट करूं, आपको एक छोटा सा केस स्टडी देकर बताऊंगा। एम आई यानी कि श्योमी, रेडमी जिसको कहा जाता है, जब इंडिया में नया नया लॉन्च हुआ तो इंडिया में उसकी पकड़ इतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही थी। द रीज़न इज ओनली वन, कि एम आई का एक भी सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं था। लेकिन कस्टमर जब प्रोडक्ट खरीदता है तो वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होता है। तो कस्टमर जब आप मोबाइल लेते हो तो आप ये देखते हो कि यार अगर मोबाइल खराब हुआ तो क्या। तो वहाँ पर एमआई के कस्टमर सर्विस अवेलेबल नहीं होने की वजह से एमआई का जो सेल है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा था। इसीलिए एमआई ने क्या किया, जो आफ्टर सेल सर्विस पर्सनल है उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया और बहुत सारे सर्विस सेंटर जो है वो स्टार्ट किए। तो गाइज होता क्या है, मेनी टाइम जब आप प्रोडक्ट सेल कर देते हो तो आपका जिम्मेदारी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करोगे तो ही आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, नेक्स्ट टाइम आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करने के लिए कह लीजिए, या कस्टमर को बांधे रखने के लिए आपको अच्छा आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो आप क्या करते हो, नॉर्मली आप, स्पेशली मैं कह रहा हूँ इन केस ऑफ ड्यूरेबल की बात कर रहा हूँ मैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल या ऑफिस इक्विपमेंट या मशीनरी की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे केस में देखिए जो आपका आफ्टर सेल सर्विस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप हमेशा कोशिश करते हो कि आपका जो आफ्टर सेल सर्विस स्टाफ है वो हमेशा एफिशिएंट होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर मैं पाकिस्तान में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ लेकिन वहाँ का जो आफ्टर सेल सर्विस स्टाफ है वो इतना परफेक्ट नहीं है, तो मेरा प्रोडक्ट अच्छा होने के बाद में भी मैं पाकिस्तान में उसका सेलिंग अच्छा नहीं होगा, बिकॉज आफ्टर सेल सर्विस उसका अच्छा नहीं है। तो आप जब मार्केट सेलेक्ट कर रहे हो तो ऐसा मार्केट सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर आफ्टर सेल सर्विस स्टाफ बेटर हो, कह लीजिए आप। इफिशिएंट आफ्टर सेल सर्विस स्टाफ मस्ट गेट द कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट, क्योंकि अगर आपका आफ्टर सेल सर्विस स्टाफ अगर इफेक्टिव है तो यू विल डेफिनेटली गेन द कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट, आपको कंपटीशन फेस करने में सहायता होगी। तो क्या कहा गया, एक्सपोर्टर में कंसिडर द अवेलेबिलिटी ऑफ आफ्टर सेल सर्विस पर्सोनल इन ओवरसीज मार्केट टू सर्विस द प्रोडक्ट ऑन रेगुलर बेसिस। Therefore, market that provide the effective after sale service may be considered। गाइस क्या कहा गया कि जब भी आप एक्सपोर्ट मार्केट डिसाइड कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, आपको इस बात पे ध्यान देना है कि क्या वहाँ पर आफ्टर सेल सर्विस स्टाफ अवेलेबल है, और अगर है तो क्या वो एफिशिएंट है। तो आप ऐसा मार्केट सिलेक्ट करते हो जहाँ का आफ्टर सेल सर्विस स्टाफ एफिशिएंट हो, ताकि आप कंपटीशन को आसानी से फेस कर पाओ। सो दैट इज अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ आफ्टर सेल सर्विस पर्सोनल। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की। अब प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, दो कंट्रीज आपस में एक एग्रीमेंट साइन करती है कि जब भी ट्रेड होगा ये एक दूसरे को प्रेफरेंस देंगे। फॉर एग्जांपल जापान के साथ में इंडो जापान एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंडर में क्या कहा गया कि जापान जब भी कोई टेक्नोलॉजी बेचेगा पहले इंडिया को बेचेगा, और इंडिया जब भी कोई टेक्नोलॉजी खरीदेगा पहले जापान से खरीदेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इंडियन इम्पोर्टर है, जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो अगर जापान से इंपोर्ट करें तो उनके ऊपर टैक्सेस कम लगते हैं। तो जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में उतर रहे हो, आप ऐसे मार्केट में उतरो जिनके साथ में आपके कंट्री का प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो क्या कहा गया देखिए, कंट्रीज प्रोवाइड स्पेशल ट्रीटमेंट टू इंडियन आइटम। फॉर इंस्टेंस, इंडिया हैज साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद एशियन। एशियन के साथ में हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। साउथ कोरिया के साथ में हमने
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, इंडिया जो है उसको बेनिफिट मिलता है साउथ कोरिया या एशियन कंट्रीज में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में। गाइस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के ऊपर अलग से हमने लोगों ने लेक्चर लिया हुआ है, टॉपिक कवर किया हुआ है। जब आपको यूट्यूब का लिंक मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में उसके आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप ये देख सकते हो। तो इस तरीके से कह लीजिए आपके प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। इंडिया इज निगोशिएटिंग फॉर एफटीए विथ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के साथ अभी फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए इंडिया जो है वो निगोशिएट कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। अगर ये सक्सेस होता है तो यूरोपियन नेशन के साथ में भी हमारा एग्रीमेंट जो है वो बन जाएगा। फिर यूरोपियन मार्केट को भी आप लोग इजीली कंसिडर कर सकते हो। क्या कहा गया, इंडियन एक्सपोर्टर विड प्रीफर टू एंटर इनटू अ मार्केट हुज कंट्री विच गिव्स देम स्पेशल ट्रीटमेंट। नॉर्मली आप ऐसे मार्केट में एंटर करना पसंद करते हो जहां पर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, यानी कि जिस कंट्री के साथ में आपके कंट्री का स्पेशल ट्रीटमेंट का एग्रीमेंट साइन हुआ है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का एग्रीमेंट साइन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। अभी सीधी सी बात है, अगर आप एक ऐसे कंट्री में एंटर होते हो जहां पर ऑलरेडी डिप्रेशन चल रहा है या कह लीजिए जहां पर बहुत ज़्यादा मंदी है, तो वहां पर लोग आपका प्रोडक्ट डिमांड करने वाले नहीं है। तो नॉर्मली आप किस कंट्री में एंटर होना चाहोगे, जिस कंट्री का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, जहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या ग्रोथ है, जहां पर आप कह लीजिए लोगों के पास में अच्छा खासा अमाउंट है, डिस्पोजल इनकम है, जिसके ज़रिए वो लोग डिमांड क्रिएट कर सकते हैं और आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सकता है। तो इसीलिए नॉर्मली एक्सपोर्टर जो है वो हाई डिग्री ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिफर करता है, कह लीजिए आप। जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी वहीं पर स्टेबिलिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर ही वो इन्वेस्ट करेगा या उस मार्केट को सिलेक्ट करेगा, कह लीजिए आप। क्या कहा गया, तो इट इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इफ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी there is less fluctuation in the exchange rate, also the remittance of export proceed are not delayed। क्या कहा गया कि अगर आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है तो ऐसे में एक्सचेंज रेट ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा और जो भी आपके रेमिटेंस यानी जो पैसा आने वाला है, अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो उसके बाद जो पैसा आपको आने वाला है वो भी जल्दी आ जाएगा, टाइम पर आ जाएगा। क्या कहा गया, इंडियन एक्सपोर्टर में अवॉइड दोज मार्केट वेयर देर इज अ हाई डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। ऐसे मार्केट को आप अवॉइड कीजिए जहां पर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है, और उन मार्केट में प्रोडक्ट सेल कीजिए जहां पर आपके लिए जो गुड डिग्री ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। तो सीधी सी बात है, जहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वहां पर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, वो मार्केट सिलेक्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। दोस्तों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, पहले आप वो समझ लीजिए। क्या कहा जाता है कि हर एक कंट्री, जो स्पेशली जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो डिपेंड करती है, उनका इकोनॉमी भी अल्टीमेटली डिपेंड करता है उनके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर कि उनका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है। Normally, exporter need to look into the political stability of the factor before selecting the overseas market. Exporter में select those market where there is a good degree of political stability. गाइज, अगर आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छा है तो ही आपको वहाँ पर उस मार्केट में इंटरफेयर करना चाहिए। ऐसा मार्केट जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो कह लीजिए सिक्योर और स्टेबल गवर्नमेंट है, वहीं आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी गवर्नमेंट चेंज होता है दोस्तों, इफ देर इज चेंज इन गवर्नमेंट, नया गवर्नमेंट जो आएगा वो डेफिनेटली नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाएगा, तो गवर्नमेंट में फाइंड इट डिफिकल्ट टू लुक स्टेबल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। दिस क्रिएट द रिस्क ऑफ अनसर्टनिटी। सीधी सी बात है, मान लीजिए अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है, अगर ये जाकर अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट आता है तो वो लोग कुछ ना कुछ तो पॉलिसी चेंजेस करेंगे। जब ये पॉलिसी चेंजेस किए जाएंगे तो आपका जो इंटरनेशनल मार्केट है वो उसका स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा, आपका जो ओवरऑल कह लीजिए मार्केट है उसकी स्टेबिलिटी वीक हो जाती है। तो ऐसे ही कह लीजिए आप, अगर आप यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हो और यूएस में कह लीजिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ट्रम्प को हटा अगर दूसरा कोई बंदा आ जाता है और वो कह लीजिए कि सारी पॉलिसीज चेंज कर लेता है, तो आप जिस मार्केट में एंटर हुए हो वहाँ पर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनेस कम्युनिटी की। गाइस, अभी कम्युनिटी जो है वो बहुत मैटर करता है। अल्टीमेटली कम्युनिटी मतलब क्या है वो समझ लीजिए आप। जहाँ पर एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है और उस ग्रुप के लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं ऊपर आने के लिए, या कह लीजिए एक दूसरे को हेल्प करते हैं टू गेट सक्सीड इन देयर गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने में, सक्सीड करने में सहायता करते हैं। उसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं, आसान भाषा में, सोशल लैंग्वेज में कह रहा हूँ। अब क्या कहा गया, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर इंडियन कम्युनिटी
अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को कह लीजिए आप एक स्ट्रॉन्ग इंडियन बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बनी हुई है। लाइक कह लीजिए नाइजीरिया है, मलेशिया है, श्रीलंका है, यूएसए है, यूके है, कनाडा है। स्पेशली आपको बहुत सारे पंजाबीज जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया है, कह लीजिए आप अफ्रीका के कुछ एरियाज़ हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे गुजरातीज मिलेंगे। दुबई वगैरह है जहाँ पे आपको बहुत सारे साउथ इंडियंस मिलेंगे गल्फ कंट्रीज में। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडियंस ने क्या किया हुआ है, अपना कम्युनिटी जो है वो स्ट्रांग किया हुआ है। गाइज नॉर्मली आप ऐसे मार्केट में उतरना आसान होता है आपको जहाँ पर ऑलरेडी कह लीजिए इंडियन कम्युनिटी का बिजनेस जो है वो अवेलेबल है। क्योंकि इसमें होता क्या है, देखिए, अगर इन इंडियन बिजनेस कम्युनिटी इन ओवरसीज मार्केट इज़ अवेयर अबाउट द इंडियाज ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, उसको इंडिया के ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस और लैंग्वेज के बारे में सब कुछ पता है, तो इट इज़ ईजी टू डील विद देम, आप उनके साथ में आसानी से डील कर पाते हो। तो नॉर्मली आप ऐसे कंट्रीज में एंटर, ऐसे मार्केट में एंटर होना चाहते हो जहाँ ऑलरेडी इंडियन बिजनेस कम्युनिटी अवेलेबल है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट लोकेशन। दोस्तों लोकेशन कैसे मैटर करता है वो देखिए आप। क्या कहा गया, एक्सपोर्टर में कंसीडर द लोकेशन फैक्टर इन सिलेक्शन ऑफ ओवरसीज मार्केट। नॉर्मली डिस्टेंट लोकेशन मार्केट नीड टू बी अवॉइडेड। बहुत ज़्यादा अगर डिस्टेंट मार्केट है ना दोस्तों, तो इससे आपका एक कॉस्ट बढ़ता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो आपका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आपका प्राइस ज़्यादा होगा। प्राइस ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली आपके प्रोडक्ट को डिमांड कम होगा, जिससे आपका प्रॉफिट भी अल्टीमेटली कम होने वाला है। तो इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि ऐसी जगह पर आप प्रोडक्ट सेल कर सको जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन डिले ना हो, आपका डिस्टेंस कम हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन डिले ना हो, ऑन टाइम डिलीवरी हो सके। तो दोस्तों दीज वेयर ऑल द 11 पॉइंट्स दैट हैज़ टू बी कंसिडर बिफोर एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट। किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में उतर रहे हो तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने ही हैं। तो दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।